नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में रीट की आंसर की आने के बाद कौन से जो प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक आपत्ति है वो लगाई गई है, और आपत्ति लगाने के बाद कौन से जो प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस मिलने की प्रबल संभावना बनती है। साथियों, रीट लेवल सेकंड में और रीट लेवल फर्स्ट में आपके बहुत से जो प्रश्न हैं जिन पर कई छात्रों ने आपत्ति दर्ज की गई है। आपके जो प्रश्नों को लेकर के जिन्होंने जो प्रश्न लगाया था एग्जाम में, उन्होंने उस प्रश्न के प्रमाण को लेकर के आंसर की के माध्यम से ऑब्जेक्शन है वो दर्ज किए हैं। तो दोस्तों, इन सभी को आज हम इस वीडियो में शामिल करते हुए बात करने वाले हैं कि बोर्ड द्वारा जो आपत्ति लगाने के बाद क्या निर्णय है वो लिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही अब आपत्ति दर्ज करने के बाद बोर्ड द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी में जो विषय विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, उन पर जो आपत्ति लगाए जाने वाले प्रश्नों के सबूतों को देखा जाता है, उन प्रमाणों को देखा जाता है, और उनको लगता है कि ये प्रश्न हाँ उचित है। उसका जो निर्णय है वो बोर्ड का क्या होने वाला है वो आपके फाइनल आंसर की में आपको पता लगी जाएगा। उसके साथ साथ हमने उन प्रश्नों को बात करनी है कि सर्वाधिक आपत्ति कौन से प्रश्नों पर लगी है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो रीट लेवल फर्स्ट के प्रश्नों के बारे में बनाई है कि रीट लेवल फर्स्ट में कौन से जो प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक आपत्ति दर्ज की गई है, और उसके साथ साथ ये भी बात की थी कि बोनस मिलने वाले जो प्रश्न हैं वो कौन से हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम रीट लेवल सेकंड की बात करने वाले हैं कि इसमें कौन से जो प्रश्न हैं जिन पर सर्वाधिक आपत्ति है वो लगी है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि जिस भी साथी ने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और अपने साथियों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें आपका जो पहला प्रश्न आता है वो यही आता है कि जो एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वो क्या कहलाता है। साथियों, इस वीडियो में हम ये नहीं कहेंगे कि आपके जो 10 से या 12 प्रश्न हैं इन पर आपको बोनस मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, जहाँ पर बोनस मिलने की संभावना है वहीं पर आपको बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको बोनस मिल जाए। और जो कई बोल रहे हैं, कई साथी, कई स्टूडेंट या कई जो भी लोग बोल रहे हैं कि 10 प्रश्न या 15 प्रश्न पर आपको बोनस मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोनस उसी प्रश्न पर दिया जाता है, या तो उसकी जो लैंग्वेज गलत है, या फिर उसका प्रश्न ऑप्शन में नहीं है, या फिर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा प्रश्न वहाँ पर उत्तर हैं वो देखने को मिलते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर आपको बोनस दिया जाता है, बाकी और प्रश्नों पर आपको बोनस है वो मिलने की संभावना नहीं बनती है। तो प्रश्न आता है और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बोर्ड द्वारा निदानात्मक परीक्षण को माना गया था। किसको माना गया था? निदानात्मक परीक्षण को माना गया था। और इस प्रश्न पर सर्वाधिक आपत्ति है वो छात्रों द्वारा दर्ज की गई थी। और इसका जो प्रूफ है वो प्रमाण भी हमने आपको अवेलेबल करवाया था। तो उस प्रमाण के आधार पर अब बात यह आती है कि कौन से उत्तर को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी। तो इसमें जो उपलब्धि परीक्षण है, इस उपलब्धि परीक्षण को लेकर के सर्वाधिक आपत्ति दर्ज की गई थी। तो अब बोर्ड की जो कमेटी गठित होगी, उस कमेटी के आधार पर कौन सा प्रश्न है वो बोर्ड इसको स्वीकार करती है, वो आपको फाइनल आंसर की के बाद आपको पता लगी जाएगा। तो इसमें सर्वाधिक आपत्ति लगी थी, जबकि बोर्ड का उत्तर निदानात्मक परीक्षण था और आपत्ति उपलब्धि परीक्षण को लेकर लगी थी। अगर उपलब्धि परीक्षण का जो प्रमाण सही माना जाता है, उनको लगता है कि ये सही है, तो इसका जो प्रश्न का जो उत्तर है वो उपलब्धि परीक्षण माना जा सकता है। बाकी बोर्ड का निदानात्मक परीक्षण माना गया था अभी जो आंसर की आई थी उसमें। तो साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ये प्रश्न आता है
और ये प्रश्न भी काफ़ी चर्चा में था, इस पर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन लगा है। और एक प्रश्न था कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, यानी कि आपकी जो स्कीमा है उस स्कीमा का प्रयोग जब आप बाह्य जगत को लेकर के करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा। साथियों, इसका जो उत्तर है वो आत्मसातीकरण बोर्ड द्वारा माना गया था, और मैं भी इसको आत्मसातीकरण ही मानूंगा, क्योंकि इसमें अनुकूलन को लेकर के ऑब्जेक्शन लगाया गया था कई साथियों द्वारा। लेकिन आत्मसातीकरण का भी यही, आत्मसातीकरण के अंतर्गत जब आप पढ़ोगे तो ये लाइन उसमें आती है कि इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है, और नवीन ज्ञान को जोड़ने के साथ साथ एक बालक है वो अपने बाह्य ज्ञान के साथ साथ उसको जोड़ता है। तो ये बात यहाँ पर आत्मसातीकरण में सही बैठती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न का जो उत्तर है वो चेंज होने की संभावना कम है, और बोनस तो यहाँ पर मिलने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने क्या माना है, किस प्रश्न को लेकर आपत्ति लगी है, काफ़ी विवाद में रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था। कौन सा गुण है, कौन सा गुण का कारक है जिसके कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। अब बात यहाँ आती है कि बोर्ड द्वारा जिसका जो उत्तर है वो वैधता माना गया था। क्या माना गया था? वैधता। जबकि विश्वसनीयता को लेकर के यहाँ पर आपत्ति दर्ज की गई थी। तो दोस्तों, इसमें आपको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपकी एक्यूरेसी, शुद्धता को लेकर के। तो इसमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही इसका जो उत्तर है वो बैठ रहा है। तो यहाँ पर या तो आपको दो उत्तर माने जा सकते हैं, या फिर बोर्ड इसको वैधता ही रखेगा। अगर इसका जो प्रमाण है सही जाता है, आपत्ति में दर्ज करने के बाद अगर सही प्रमाण मिलता है तो विश्वसनीयता को भी वरीयता दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आपने कौन सा उत्तर लगाया है, आपने कितनी आपत्तियां दर्ज की गई हैं, वो आप अपने एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न बैठ रहे हैं वो भी एक बार आंसर की में RBSC की जो आंसर की जारी की गई थी उसमें कितने जो मार्क्स हैं आपके जो बैठ रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि आपका कितना स्कोर रहा है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो CCE वाला है, उसमें व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। साथियों, ये प्रश्न तो आपका बिल्कुल चेंज होगा, इसका उत्तर आपको 100% चेंज होने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न पिछली रीट में पूछा गया था और इसमें पिछली रीट में इसका जो प्रश्नों की व्यापकता है इसका उत्तर माना था। जबकि इस बार बोर्ड ने आपका जो उत्तर है वो दायरे की व्यापकता माना है। अब पता नहीं किस हिसाब से माना है, लेकिन देखा जाए पिछली रीट के अकॉर्डिंग तो इसमें आपत्ति दर्ज की गई है, बहुत ज़्यादा इसमें आपत्ति लगी है, और पिछले एग्जाम के रिकॉर्ड के आधार पर आपत्ति दर्ज की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ज़रूर बदलेगा, और प्रश्नों की व्यापकता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो चेंज जरूर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न था हिंदी का है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, और वाक्य में प्रयुक्त जो साहस शब्द है वो किस व्याकरणिक कोटि का है। दोस्तों, यहाँ पर साहस शब्द पूछा गया है। ये प्रश्न फर्स्ट लेवल में भी पूछा गया था और सेकंड लेवल में भी पूछा गया है। अब ये प्रश्न आपकी जो RBSC की बुक है उसकी जो 8th क्लास की बुक है उसमें से पूछा गया है। बोर्ड ने इसका उत्तर गुणवाचक विशेषण माना है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए साथियों, अगर वास्तविकता देखा जाए तो जो साहस है उस साहस एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, न कि विशेषण। अगर यहाँ पर साहस की जगह साहस ही आता, क्या आता? साहस की जगह साहस ही आता, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाता। क्योंकि अगर विशेषण होता है उसके पीछे आगे जो भी शब्द हम जोड़ के देखते हैं तो उसका जो पता है हमें देखने को चल जाता है। जैसे साहस क्या है, तो साहस एक भाव है, और अगर हम देखते हैं कि साहसी व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है, ये व्यक्ति का गुण है। क्या है? साहसी। तो यहाँ पर साहसी होता तो गुणवाचक माना जाता, लेकिन वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो साहस यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बोर्ड की बुक के अनुसार माना जाए। जबकि बोर्ड के आप सिलेबस में देखोगे तो आपने जो लिखा होगा कि जो 8वीं या 9वीं या जो भी
क्लास है उसकी जो बुक है, बोर्ड की बुकों के द्वारा जो आंसर है वो प्रमाणित माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और कठिनाई लेवल है वो 12वीं तक माना है। तो दोस्तों बाकी बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। तो बोर्ड इसमें 2 उत्तर जरूर मान सकता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का जो प्रमाण है मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था और उसको लेकर के आपत्ति लगती है। तो गुणवाचक और भाववाचक दोनों इसके राइट आंसर माने जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। ये प्रश्न भी काफ़ी विवादित था। रचना की दृष्टि से वाक्य पूछा है कि कौन सा वाक्य है। साथियों आपने देखा होगा रचना प्रबोध आपकी जो 9 से 12वीं की जो व्याकरण की बुक आती है उसमें ये प्रश्न एज इट इज दिया हुआ है और उसमें इसका जो राइट आंसर है मिश्र वाक्य माना है। तो बोर्ड अगर उसके हिसाब से मानती है तो इसका मिश्र वाक्य ही राइट आंसर होने वाला है। बाकी संयुक्त वाक्य पर इसमें आपत्ति लगी है, हो सकता है मान सकती है, लेकिन मिश्र वाक्य के ज़्यादा चांस है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इंग्लिश का है। वेरी इज द करेक्ट ट्रांसपेक्शन ऑफ। तो इसमें आपको एक बोनस जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 उत्तर हैं वो यहाँ पर देखने को आपके लिए मिले थे। तो यहाँ पर आपको एक बोनस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आता है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अब ये प्रश्न भी आपकी जो रचना प्रबोध की बुक है उसमें आप जरूर देख सकते हो, शायद 45 या 46 पेज नंबर होगा, उस पर आपका ये प्रश्न दिया गया है। और इसमें आपका जो उत्तर है वो कर्ता और संप्रदान को माना है। किसको माना है? कर्ता और संप्रदान को आपका उत्तर माना है। और ये उदाहरण एज इट इज उसमें दिया हुआ है। बाकी बोर्ड इसका क्या मान, अब देखिए इसमें जो चर्चा में ये प्रश्न था, इसमें जो आपत्ति है वो किसको लेकर लगी? तो आपत्ति कर्ता और कर्म को लेकर के लगी थी। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत में 16 धातु चलती थी द्विकर्मणीय, और एकति तंच कर्ता जो धातु वाला जो सूत्र था उसमें जो 16 धातुएं थी, उस 16 धातुओं को लेकर के उसमें जो दंड धातु भी उसमें आती थी। तो उसको लेकर के किसी भी साथी जो भी स्टूडेंट है उन्होंने कर्ता और कर्म को लगाया है, लेकिन वो संस्कृत का मामला था। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखा जाए, बोर्ड की बुक के अनुसार देखा जाए, तो यहाँ पर कर्ता एवं संप्रदान को माना जा सकता है। नेक्स्ट, बाकी आपके अनुसार क्या हो सकता है वो आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं साथियों। और अगला प्रश्न आता है जो संस्कृत का है, इसमें पूछा गया था कि ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तम इति कस्य कौशलस्य उपाय। ये कह रहा है कि ध्वनि सम्यक श्रुत्वा जो पुनः स्पष्टम वक्तम इति कस्य कौशलस्य उपाय। तो इसमें जो राइट आंसर है वो श्रवण कौशल ही होगा, क्योंकि इसका जो प्रूफ है, इसका जो प्रमाण है मैंने दिया था। बाकी बोर्ड ने इसका आंसर पठन कौशल माना, पता नहीं किस आधार पर, लेकिन इसमें श्रवण कौशल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो चेंज है इसका जो उत्तर है जरूर होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपान भवेत है। अब संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान पूछा है आपसे। बोर्ड ने इसका आंसर श्लोकानाम स्मरणम माना है, लेकिन आपत्ति सर्वाधिक सांस्कृतिक संभाषण को लेकर लगी है। और ये संस्कृत संभाषण काफ़ी हद तक सही माना जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर भी चेंज होगा। और श्लोकानाम स्मरणम एक प्रथम सोपान मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्लोकों का स्मरण और संस्कृत संभाषण, क्योंकि सबसे पहले बालक है जो संभाषण के माध्यम से सीखता है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है साथियों, ये प्रश्न भी काफ़ी चर्चा में है और ये प्रश्न का तो पता नहीं किस हिसाब पर इसने माना है। बाकी किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त जो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है वो आपने पढ़ा होगा, बच्चों का उद्यान ही माना है, लेकिन बोर्ड ने इसे निर्वैयक्तिक भाव माना है, लेकिन ये गलत होना चाहिए। राइट आंसर इसका बच्चों का उद्यान ही होना चाहिए साथियों। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। इसका जो उत्तर है जरूर बदलेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न आता है और ये प्रश्न है आपका चूहा वाला है, खाद्य श्रृंखला का, जिसमें चूहा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो प्रमाण है मैंने जरूर आपके लिए प्रोवाइड करवाया था कि जो चूहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी मान रखा है और द्वितीयक उपभोक्ता भी मान रखा है।
अब बोर्ड इसे क्या मानती है, तो यहाँ पर आपके दो उत्तर जरूर देखने को मिलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता भी सही माना जाएगा और द्वितीय उपभोक्ता भी सही माना जाएगा। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जिसने लगाया है वो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और द्वितीय उपभोक्ता लगाया है उसको भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड की दोनों बुकों में अलग अलग दे रखा है, इसलिए दो उत्तर आप पर बोर्ड को मानने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आपको जरूर बोनस दिलाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपको एक बोनस जरूर मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में इसका जो, अगर आप पे 12th क्लास की बोर्ड की बुक देखते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें से इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। बाकी आपके जो 8वीं या 9वीं की जो 7th या 8th क्लास की बुक है उसमें से इसका जो ऑप्शन है वो डी मैच करता है। तो यहाँ पर अगर 12वीं क्लास के हिसाब से, प्रमाण के हिसाब से आपत्ति लगती है तो यहाँ पर आपको एक बोनस जरूर मिलेगा साथियों। एक बोनस अंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये प्रश्न है कि जो बजट्टी नामक आभूषण है, कौन सा आभूषण, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। बोर्ड की बुक के अनुसार गला दे रखा है, वह बोर्ड ने भी इसका आंसर गला माना है, लेकिन कई साथी कान भी बोल रहे हैं, तो कान भी, एक होता है बजंटी और एक बजट्टी, तो इनमें काफ़ी कंफ्यूज था, तो कान भी माना जा सकता है अगर इसका ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया गया हो। तो साथियों ये तो थे आज के कुछ प्रश्न जिन पर सर्वाधिक आपत्ति लगी थी, और इन पर दो दो उत्तर या फिर बोनस मिलने वाले कौन से प्रश्न थे, इन सभी को लेकर के हमने बात की है। साथियों वीडियो को अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो और इसी प्रकार की रीट से संबंधित कोई अपडेट अगर आपको सबसे पहले प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा साथियों, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब साथियों पिछली वीडियो के कमेंटों के माध्यम से कुछ सवाल थे कि साथियों जो रीट की कट ऑफ है वो क्या होने वाली है, उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों अगली जो वीडियो हमारी कट ऑफ के ऊपर रहेगी, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जो थी, तो उसको लेकर के वो भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप भी टेंशन ना करें, सब भी साथी अपना एक बार जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।